हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 22 है और इससे पहले हम 21 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? सबसे हम पहले बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ए ओ ह्यूम। ठीक है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है ना, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, आईएनसी की। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे कि आईएनसी का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1885 में बॉम्बे में। ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी WC बैनर्जी ने। ठीक है ना, WC बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे आईएनसी की कुछ इंपॉर्टेंस लोगों की। ठीक है, यानी कि पहले विदेशी, पहले मुस्लिम, पहले पारसी, इन सभी की बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला है पहले पारसी अध्यक्ष। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह पहले पारसी अध्यक्ष थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की। फिर उसके बाद पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये बने थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर है पहला विदेशी। तो पहला विदेशी था जॉर्ज यूल। ठीक है, पहला विदेशी था जॉर्ज यूल और इसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है ना, आईएनसी की अध्यक्षता की थी इसने। फिर उसके बाद पहली महिला, यहाँ पे पूछा गया है पहले कि पहली महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष थी। तो ये पहली महिला आईएनसी की अध्यक्ष थी तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष थी और ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद बात करें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला। अगर पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट और पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है ना, सरोजनी नायडू यह पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने
1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, सरोजनी नायडू ने। फिर बात करें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, ठीक है ना, सबसे कम उम्र या युवा अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यह सबसे कम उम्र के आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और ये कब बने थे? तो यह बने थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है ना, स्पेशल सेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, ठीक है ना। इन्होंने 6 साल तक आईएनसी की अध्यक्षता की थी, 6 साल तक, ठीक है ना, 1940 से 1945 तक इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर बात करें महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की? एक मिनट पेन चेंज कर लूं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने की थी 1924 में बेलगांव में, ठीक है, 1924 में बेलगांव में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो ये इन्होंने की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। तो ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद जरूर कीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं। ओके, चलिए तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1928 में हुई थी? तो कौन सी घटना 1928 में हुई थी? काकोरी कांड, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च या खेड़ा सत्याग्रह? तो 1928 में जो घटना हुई थी वो है बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुई थी ये घटना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्ष नेतृत्व किया था। ओके, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ पर इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। फिर बात करें काकोरी कांड, ये कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो कि एक ट्रेन डकैती थी, और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के पास काकोरी में, ठीक है ना, यह घटना घटी थी। और इस घटना में कौन शामिल था? तो इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे, जिनमें से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, ये सदस्य शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती में, ठीक है। फिर बात करें दांडी मार्च, तो दांडी मार्च इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, नमक कानून, नमक मार्च और नमक सत्याग्रह, ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है ना, दांडी मार्च को। और ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी
12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 से यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से यह शुरुआत हुई थी यात्रा, और ये कब तक चली थी, तो ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी। कहाँ तक? दांडी नवसार तक, ठीक है। दांडी नवसार तक ये यात्रा चली थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी, ठीक है ना। 24 दिन की ये यात्रा थी, और इसमें महात्मा गांधी अपने 72 या 78, ठीक है ना, अनुयायियों के साथ चले थे। अनुयायियों के साथ ये यात्रा तय की थी, 240 मील, और इसमें चले थे, ठीक है। फिर बात करें खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह यह शुरू हुआ था 22 मार्च 1918 से 5 जून 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक यह समाप्त हुई, ठीक है ना। 22 मार्च 1918 में शुरुआत हुई थी और 5 जून 1918 को समाप्त हुई थी, ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रही हूँ ना, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो यह चली थी 2012 से 2017 तक, ठीक है। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, और अब तक सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना ही हुई है, ठीक है। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह थी 2002 से 2007 तक, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह 1992 से 1997 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, कोशिकाओं में बाह्य परिवहन तंत्र जिसके द्वारा बाहर से भोजन या अन्य उपयोगी अणु कोशिका के अंदर ले जाते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है? परासरण, संलयन, अंतर्ग्रहण, बाह्य क्षेपण। तो जो कोशिका में बाह्य परिवहन तंत्र जिसके द्वारा बाहर से भोजन या अन्य उपयोगी अणु कोशिका के अंदर ले जाए जाते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है अंतर्ग्रहण के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अट्टू नामक आत्मकथा डैश की है जो 2013 में प्रकाशित हुई थी? अभिनव बिंद्रा की, MC मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, गीता फोगाट। तो अट्टू नामक आत्मकथा ये किसकी है जो 2013 में प्रकाशित हुई है? तो ये है MC मैरी कॉम की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी कॉम की है ये, ठीक है ना, अट्टू नामक आत्मकथा। फिर बात करें अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा है द शॉर्ट एट हिस्ट्री। द शॉर्ट एट हिस्ट्री ये इनकी आत्मकथा है। मिल्खा सिंह की, तो इनकी है द रेस ऑफ माय लाइफ। द रेस ऑफ माय लाइफ, ठीक है, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है? लोहा, फ्लैडस्पेयर, नाइट्रोजन या चूना? तो लेटराइट मृदा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो ये होता है लोहा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में उत्कीर्ण किया गया था?
हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, ये भारत के किस ऐतिहासिक क्षेत्र में उत्कीर्ण किया गया था? स्वर्णगिरी, कलिंग, तक्षशिला या वैशाली? तो ये किया गया था कलिंग में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नई चेतना पहल बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2022, मार्च 2023, जनवरी 2023 या नवंबर 2022? तो नई चेतना पहल बदलाव की अभियान ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 2022 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, नवंबर 2022। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो यह बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, इन्हें मास्टर ब्लास्टर के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी, मार्च, दिसंबर या जून? तो उड़ीसा में जो कोणार्क नृत्य महोत्सव यह आयोजित किया जाता है दिसंबर में। राइट आंसर ऑप्शन सी, दिसंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या हरनाम सिंह? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व ये किया था जेबी कृपलानी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, अब हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? विचार सबसे पहले विचार दिया था एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था 1934 में। ठीक है, फिर संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, तो ये बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर बाद में, ठीक है ना, बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्थायी अध्यक्ष जो बने थे तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर संविधान को बनने में लगा समय, तो संविधान को बनने में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो संविधान ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसे अपनाया कब था? तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, फिर बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यह संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना, संविधान सभा के सदस्य थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। ओके, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ये संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर हरनाम सिंह, तो हरनाम सिंह यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे,
हरनाम सिंह, और हरनाम सिंह यह गदर पार्टी के सदस्यों में से एक थे, ठीक है ना, गदर पार्टी के सदस्यों में से एक थे हरनाम सिंह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के डैश बने, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। तो 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, उप मुख्यमंत्री। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है ए आर रहमान को। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बया लाता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो बया लाता यह भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह है कर्नाटक का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो ये है सिक्किम, जो इसका हिस्सा नहीं है, सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है सिक्किम। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब चीनी को गर्म किया जाता है और वह कैरेमल सिरप में बदल जाती है तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो जब चीनी को गर्म किया जाता है और वह कैरेमल सिरप में बदल जाती है तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया होती है कैरामेलाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैरामेलाइजेशन रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान की डैश अनुसूची द्वारा किया गया था। 8वीं, 4वीं, 6ठी या 3री। तो भारत के प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण ये संविधान की 4थी अनुसूची द्वारा किया गया था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक प्रतिशत, दूसरा अगर हटा दे सबसे अधिक प्रतिशत, तो ये है दिल्ली का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। और दूसरा सबसे अधिक पूछा है यहाँ पर, तो ये है चंडीगढ़, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है चंडीगढ़ का और सबसे अधिक प्रतिशत है दिल्ली का। और सबसे कम है अंडमान और निकोबार द्वीप का, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे कम है। ओके, फिर राज्य की बात करें तो सबसे अधिक किस राज्य का शहरीकरण, ठीक है ना, सबसे अधिक प्रतिशत, ठीक है ना, शहरी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत राज्य के हिसाब से, तो सबसे अधिक है गोवा का और सबसे कम है तो ये है हिमाचल प्रदेश का शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे। तो सबसे पहले पुरंदर की संधि ये कब हुई थी। पुरंदर की संधि ये हुई थी 1665 में ये हुई थी और इसमें शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे, 23, 11, 18, 35। तो इसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंपे थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंपे थे, ठीक है। तो ये युद्ध किसके बीच हुआ था, पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज
और मुगलों की तरफ से कौन थे? तो मुगलों की तरफ से थे राजा जय सिंह प्रथम। ठीक है, मुगलों की तरफ से राजा जय सिंह प्रथम थे। ठीक है, राजा जय सिंह प्रथम यह औरंगजेब के सेनापति थे। ठीक है, औरंगजेब के सेनापति थे राजा जय सिंह प्रथम। और शिवाजी महाराज यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी महाराज। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर समान मान रखते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस या -32 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने ये किस तापमान पर समान मान रखते हैं? तो ये रखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है विदेशी देशों से प्राप्त नगद अनुदानों का वर्गीकरण कहाँ किया जाता है? तो विदेशी देशों से प्राप्त नगद अनुदानों का वर्गीकरण यह किया जाता है कर राजस्व। ठीक है, राइट आंसर है गैर कर राजस्व। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है कॉलम ए में दिए गए संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ताओं का मिलान कॉलम बी में उनके संगत नृत्य रूप से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम में पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम और दूसरा कॉलम है बी नृत्य रूप। ठीक है, तो पद्मा शर्मा यह किस नृत्य रूप से थे? तो पद्मा शर्मा यह थे कथक से। ठीक है, फिर है शिबा प्रसाद दास, तो शिबा प्रसाद दास ये छऊ। फिर है थन कमणी कुट्टी, तो ये थी भरतनाट्यम से। फिर है स्मिता राजेश भाई शास्त्री, तो ये थे कुचिपुड़ी से। डी, तो यहाँ का होगा फर्स्ट का, ए का है थर्ड। ठीक, ए का थर्ड, बी का वन, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कथक तो ये है उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ओके, के अलावा और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये है कथकली जो कि है केरल का। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? ये भी है केरल का। केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा मणिपुरी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी तो ये है मणिपुर का। और उड़ीसी तो ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। और सत्रिया तो सत्रिया ये है असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, सत्रिया तो सत्रिया यह है असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है ना, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है जो कि है छऊ। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा है 9 शास्त्रीय नृत्य और संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा है 8 शास्त्रीय नृत्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनसेट का पूरा रूप क्या है? तो इनसेट का पूरा रूप है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से किस कला शैली का विकास हुआ? तो यूनानियों के प्रभाव भारत में किस कला शैली का विकास हुआ? तो ये हुआ था गंधार का। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित है? तो जो पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा संबंधित है ये हैं देवेंद्र झाझरिया। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।